कल्पना कीजिए, आप सालों तक एक सरकारी नौकरी के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं। आप परीक्षा देने बैठते हैं और आपको पता चलता है कि कोई और वो आपसे 15 अंक की बढ़त के साथ शुरू कर रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। जी। और न्याय और अन्याय की मतलब ठीक इसी भावना ने राजस्थान में एक आंदोलन को जन्म दिया है। #नौसिंग न्याय सत्याग्रह। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ नाराज उम्मीदवारों की कहानी नहीं है। हमारे पास जो भरत बेनीवाल के बयान हैं, वो इसे एक बहुत बड़ी लड़ाई के तौर पर पेश करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य से जुड़ी है और हजारों युवाओं की उम्मीदों से भी। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये न्याय सत्याग्रह आखिर है क्या, इनकी असल मांग क्या है और ये किसके किसके विरोध में है। और सबसे बड़ा सवाल कि एक भर्ती प्रक्रिया का तरीका, मतलब एक तरीका, वो राजस्थान के 8.25 करोड़ लोगों की सेहत पर कैसे असर डाल सकता है। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी मांग से। इसमें कोई मतलब लाग लपेट नहीं है, मांग बिल्कुल सीधी और साफ है। हाँ, एकदम टू द पॉइंट। बयान ये कहता है कि नर्सिंग अधिकारियों की जो भर्ती है वो राज्य की संवैधानिक संस्था RPSC यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके जरिए एक लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ RPSC का नाम लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक एजेंसी का नाम नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौजूदा भर्ती के तरीके पर एक अविश्वास प्रस्ताव है। मतलब जब आप कहते हैं कि परीक्षा RPSC करवाए, तो आप असल में ये कह रहे हैं कि जो भी सिस्टम अभी चल रहा है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल। हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जिसकी साख हो, जिसका एक एक तयशुदा तरीका हो और जो पारदर्शी हो। तो ये सिर्फ एक परीक्षा की मांग नहीं है, ये पूरे सिस्टम में भरोसे को फिर से बहाल करने की लड़ाई है। एक विश्वास के नियम सबके लिए बराबर होंगे, चाहे कोई पहले से सिस्टम में हो या बाहर से आ रहा हो। हाँ, और इसी से जुड़े 2 शब्द हैं जिन पर यह पूरा आंदोलन आप कह सकते हैं कि टिका हुआ है। नियमित और योग्यता आधारित। बिल्कुल। नियमित मतलब पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी, कोई ठेकेदारी या कोई टेम्पररी व्यवस्था नहीं। ठीक है। और योग्यता आधारित, इसका मतलब है कि चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में हासिल की गई काबिलियत होनी चाहिए। किसी की सिफारिश, किसी का अनुभव या कोई और पैमाना इस पर हावी ना हो। ठीक। जब RPSC जैसी संस्था परीक्षा लेती है ना, तो पेपर बनाने से लेकर सेंटर तय करने, परीक्षा करवाने, कॉपियां जांचने और रिजल्ट निकालने तक हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है। ये किसी भी तरह की मनमर्जी या कह लीजिए जुगाड़ की गुंजाइश को बहुत कम कर देता है। तो ये तो हुई मांग की बात कि एक साफ सुथरी परीक्षा हो। जी। लेकिन जाहिर है अगर कुछ सही करने की मांग हो रही है तो मतलब अभी कुछ गलत हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ निशाना कौन है? ये बैकडोर एंट्री वाले लोग आखिर हैं कौन जिनका बयान में जिक्र है? यहाँ पे कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अच्छा। बयान में साफ साफ लिखा है बैकडोर एंट्री, ठेकेदारों के लोग, दलालों के लोग, कंपनी या ठेके के कर्मचारी। और आगे ये कहा गया है कि इन्हें बिना किसी ठोस आधार के अतिरिक्त लाभ मिलने का कोई हक नहीं है। अब ये जो बैकडोर एंट्री शब्द है ना, ये यहाँ बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया है। आमतौर पर तो बैकडोर एंट्री का मतलब होता है बिना किसी प्रक्रिया के चोरी छिपे नौकरी पा लेना। हाँ। लेकिन यहाँ इसका मतलब थोड़ा अलग लग रहा है। जी हाँ, यहाँ इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए हो रहा है जिन्हें अनुभव के नाम पर एक तरह का कह सकते हैं VIP पास मिल रहा है। VIP पास। हाँ, एक ऐसा पास जो उन्हें परीक्षा की लंबी लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देता है, और ये होता है बोनस अंकों के जरिए। बोनस अंक। जी। कई बार सरकारी भर्तियों में ये नियम होता है कि जो कर्मचारी पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें उनके अनुभव के बदले कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। 1 मिनट यहाँ मुझे रोकिए। जी। अनुभव को महत्व देना तो ये तो दुनिया भर में होता है। इसमें इतना बड़ा अन्याय क्या हो गया कि लोगों को सत्याग्रह करना पड़ रहा है? सवाल अनुभव को महत्व देने पर नहीं है, सवाल है उसके वजन पर। वजन पर? हाँ, कि उसका वेटेज कितना है। समस्या तब होती है जब ये बोनस अंक इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वे परीक्षा के अंकों को ही बेमानी बना देते हैं। अच्छा। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। हाँ, ये जरूरी है, बताइए। मान लीजिए परीक्षा 100 अंकों की है। एक नया उम्मीदवार जिसने सालों तक कोचिंग की है, दिन रात पढ़ाई की, वो परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके 75 अंक लाता है। ठीक है, 75 अंक। वहीं एक दूसरा उम्मीदवार है जो कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। उसे अनुभव के 15 बोनस अंक मिलने हैं। 15? ये तो काफी है। हाँ, अब अगर ये उम्मीदवार परीक्षा में सिर्फ 61 अंक भी ले आए तो बोनस अंक जोड़कर उसका कुल स्कोर कितना हो जाएगा?
61 प्लस 15। 76। अरे 76। मतलब परीक्षा में 14 अंक पीछे होने के बावजूद वो उस मेहनती उम्मीदवार से आगे निकल गया। ठीक, यही। एग्जैक्टली। और यहीं पर अन्याय की भावना जन्म लेती है। नए उम्मीदवार को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि सिस्टम ने किसी और को पहले से ही एक बहुत बड़ी बढ़त दे रखी थी। और इसी को आंदोलन बैकडोर एंट्री कह रहा है। हाँ, कि जो मुख्य दरवाजा है यानी परीक्षा, वो तो बस दिखावे के लिए, असली चयन तो पिछले दरवाजे से बोनस अंकों के सहारे हो रहा है। और जब इसमें ठेकेदारों के लोग, दलालों के लोग जैसे शब्द जुड़ जाते हैं, हाँ, तब तो ये सिर्फ एक नीतिगत बहस नहीं रहती, ये तो सीधे सीधे भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप बन जाता है। बिल्कुल, ये इस लड़ाई में जैसा कहते ना, आग में घी का काम करता है। ये बहस फिर अनुभव कितना जरूरी है से हटकर हमारी मेहनत बनाम उनके सेटिंग पर आ जाती है। और ये एक बहुत शक्तिशाली नैरेटिव है। बहुत ज्यादा, जो हजारों युवाओं को सड़क पर ले आता है। लेकिन यहाँ एक और तर्क भी तो है। मतलब जो व्यक्ति 5 साल से एक ही अस्पताल के आईसीयू में काम कर रहा है, जी, वो सिस्टम को, मरीजों को और जो प्रैक्टिकल चुनौतियां होती हैं उनको एक नई टॉपर से शायद बेहतर समझता हो। क्या उसके अनुभव का कोई मोल नहीं है? मोल बिल्कुल है, और कोई भी समझदार व्यक्ति इसे नकारेगा नहीं। जैसा मैंने कहा, सवाल मोल का नहीं है, सवाल तौल का है। अच्छा, कि उसका वजन कितना होना चाहिए? हाँ, क्या अनुभव इतना भारी हो जाए कि वो अकादमिक योग्यता को ही बौना कर दे, या फिर योग्यता इतनी हावी हो जाए कि सालों के प्रैक्टिकल ज्ञान की कोई कीमत ही ना रहे। यहीं पर संतुलन की तलाश हो रही है। ये तो एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। बहुत मुश्किल। आप सोचिए, अगर आप सिर्फ परीक्षा के अंकों पर भर्ती करेंगे तो हो सकता है आपको ऐसे लोग मिलें जिनके पास किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उन्हें एक मरीज से बात करना ना आता हो या इमरजेंसी में घबरा जाएं। सही बात है। और दूसरी तरफ अगर आप अनुभव को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे तो आप नए विचारों, नई तकनीकों और ताजे टैलेंट के लिए दरवाजे बंद कर देंगे। मतलब आप एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जहां जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया वही पक्का होगा। हाँ, और बाहर वाले के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो ये आंदोलन असल में इसी संतुलन को ठीक करने की मांग कर रहा है। एग्जैक्टली। उनका कहना है कि अभी ये तराजू अनुभव की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, जिससे योग्यता वाले पलड़े के साथ नाइंसाफी हो रही है। एकदम सही। वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां अनुभव को एक छोटा मोटा वेटेज मिले, ठीक है, लेकिन चयन का जो मुख्य आधार हो वो लिखित परीक्षा ही हो, ताकि मैदान सबके लिए बराबर हो। तो ये सिर्फ कुछ हजार नौकरियों का सवाल नहीं है। स्रोतों में इस लड़ाई को सीधे राजस्थान की आम जनता के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? और ये इस आंदोलन की मैं कहूंगा सबसे चालाक और प्रभावी रणनीति है। अच्छा जी, आंदोलन को सिर्फ कुछ हजार बेरोजगारों की नौकरी के स्वार्थ तक सीमित रखने के बजाय इसे 8.25 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के व्यापक मुद्दे से जोड़कर उन्होंने इसे एक नैतिक और सामाजिक अभियान बना दिया है। मतलब अब ये सिर्फ एक भर्ती विवाद नहीं है, नहीं, बल्कि ये राजस्थान के भविष्य के हेल्थ केयर की गुणवत्ता पर एक जनमत संग्रह जैसा बन गया है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, जनमत संग्रह। अब ये बहुत शक्तिशाली तर्क है। इसे अनदेखा करना किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या इस तर्क में दम है? क्या भर्ती का तरीका वाकई मरीज की देखभाल पर असर डालता है? बिल्कुल डालता है। आप सोचिए, एक अच्छी प्रतियोगी परीक्षा जो होती है वो सिर्फ रटने की क्षमता नहीं जांचती है। सही बात है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दबाव में फैसला लेने की क्षमता और विषय की गहरी समझ को परखती है। जब इस मुश्किल प्रक्रिया से छनकर कोई नर्सिंग ऑफिसर बनता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो ज्यादा कुशल और जानकार होगा। जैसे? कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए अस्पताल में एक मरीज की हालत अचानक बिगड़ती है। एक योग्य और अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्सिंग ऑफिसर लक्षणों को जल्दी पहचान सकता है, डॉक्टर को सही और सटीक जानकारी दे सकता है और डॉक्टर के आने तक जो जरूरी फर्स्ट एड है वो संभाल सकता है। एक मिनट कीमती होता है। बिल्कुल। अब अगर भर्ती में ढील दी गई हो और कोई कम योग्य व्यक्ति वहां मौजूद हो तो सकता है वो स्थिति की गंभीरता को समझ ही ना पाए और इसका नतीजा इसके लिए घातक हो सकता है। जी। तो तर्क ये है कि अगर आप सिस्टम में सबसे अच्छे लोगों को लाएंगे तो आपको नतीजे भी सबसे अच्छे मिलेंगे। और स्वास्थ्य जैसी चीज में सबसे अच्छा होने का मतलब है जिंदगियां बचाना। हाँ, यही इस आंदोलन का केंद्रीय तर्क है। ये कहता है कि जो उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष है वही राज्य की जनता के लिए भी सबसे अच्छा है। मतलब व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक हित दोनों एक ही धागे में पिरो दिए गए। बिल्कुल। और यही बात इस मांग को सिर्फ एक और रोजगार आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण बना देती है।
तो कुल मिलाकर #नर्सिंग न्याय सत्याग्रह की तस्वीर अब काफी साफ हो गई है। ये आरपीएससी के जरिए एक निष्पक्ष परीक्षा आधारित भर्ती की मांग है ताकि काबिल उम्मीदवारों को बराबर का मौका मिले। और ये तथाकथित बैकडोर एंट्री का विरोध करता है, जहां अनुभव के नाम पर दिए जाने वाले बोनस अंक परीक्षा की योग्यता पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है। ये इस तर्क पर आधारित है कि योग्यता से भर्ती होगी तो राजस्थान के करोड़ों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जो इसे एक बड़े सार्वजनिक हित का मुद्दा बना देता है। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरी चर्चा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर हर नीति निर्माता को सोचना चाहिए। क्या? कि सार्वजनिक सेवाओं में, खासतौर पर स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र में, हम योग्यता को परिभाषित कैसे करें। जैसा हमने देखा, ये सिर्फ परीक्षा और अनुभव के बीच एक आसान सा चुनाव नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो असली सवाल ये है, हम ऐसे सिस्टम कैसे बनाएं जो अतीत के योगदान यानी अनुभव और भविष्य की क्षमता यानी परीक्षा की योग्यता दोनों को एक साथ महत्व दे सकें। सही बात है। हम वफादारी और अनुभव को पुरस्कृत कैसे करें, बिना एक ऐसा बंद दरवाजा बनाएं जो नए और प्रतिभाशाली लोगों का रास्ता ही रोक दे। ये वो रस्सी पर चलने जैसा संतुलन है। बिल्कुल, जिसे साधना किसी भी आधुनिक सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये आंदोलन उसी संतुलन की एक बहुत जोरदार मांग है।